आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के वर्मा बोर्ड टुडे से सोशल साइंस के सेट 2 को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग भूगोल के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, जहाँ पर हम लोग इतिहास के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखे थे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होते हैं यही क्या करते हैं, दूरभाष, कंप्यूटर, ये सब संयंत्र बनाते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंत स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, विशाखापट्टनम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये हमारा मॉडल सेट 2 में भी ये क्वेश्चन है सर। ठीक है, जो हमारा मॉडल सेट 2 आया हुआ है इसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है और वहां पर भी मैंने इस क्वेश्चन के आंसर को आपको बताया है। क्या है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा न्यूनतम सहायता मूल्य, जो कि मॉडल सेट 2 में भी मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पूर्वी तट का जो नदी डेल्टा होता है वहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है और मैंने आपको पढ़ाया था जलोढ़ मृदा में कि जलोढ़ मृदा दो टाइप का होता है। ठीक है, एक पुराना जलोढ़ और एक नया जलोढ़, मतलब जिसे हम लोग बांगर और खादर बोलते हैं, इस टाइप से मैंने आपको पढ़ाया था। क्लियर है। खैर अभी उतना हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, खाली अभी आपको यही बताना है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो बोलेंगे जलोढ़ मृदा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहां से अब हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो 2 अंक वाले होंगे और जिसका उत्तर हमें 40 शब्दों में देना है। चलिए आगे बात करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 है क्या है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दें। ठीक है, देखिए नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं। देखिए इसमें 2 चीज आपको याद रखना है। पहला कि वैसा संसाधन होगा जो कभी समाप्त नहीं होगा, एक बात। दूसरा बात क्या होगा कि जिसका हम लोग यूज करेंगे और यूज करने के कुछ समय पश्चात, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद जिसे हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। क्लियर है। तो देखिए इसके डेफिनेशन के यहां पर लिखा गया है कि वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार प्रयोग करने के उपरांत उन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन मतलब नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्लियर है। आप ऐसा लिखिएगा कि वैसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार उपयोग करने के बाद जिसे एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बताइए कि जल किस प्रकार से एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, वहां पर मैं आपको और एक बार इसके डेफिनेशन को बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि जल हो गया, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ से जो हमारे स्टार्ट है क्वेश्चन की लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 4 अंक वाले यानी कि 4 नंबर वाले हैं, जिसका उत्तर हमें 150 शब्दों में देना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है। बात समझ में आया। यानी भारत का जो भूमि उपयोग प्रारूप है उसको आपको बताना है कि भारत का जो भूमि है उसमें कितना मात्रा में पानी है, कितने मात्रा में वन है, कितने मात्रा में कृषि क्षेत्र है, मतलब सब कुछ आपको बताना है। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन है कि 1960 से 61 में जो वन है, वन के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें मतलब कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है, ये सब आपको बताना है। तो देखिए यहां पर क्या है इसका उत्तर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिसका 93% भाग का ही भूमि उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। विवरण निम्नलिखित है। मतलब देखिए ये जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये जो भूमि है, इसमें मतलब जो हमें जो डाटा है, हमारे पास जो आंकड़ा है, मतलब 93% भाग का ही भूमि हम लोग उपयोग करते हैं। मतलब ये हमारे पास ये आंकड़ा है। और कहाँ कहाँ इसका उपयोग है, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर कृषि की जाती है। मतलब जितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना था, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो इसके 51% भाग पर क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है। यदि इसमें प्रति भूमि को भी शामिल कर लिया जाए तो यह बढ़कर 54% हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग प्रति भूमि को भी अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो इसका जो मतलब
परसेंटेज होगा, कितना होगा 54%, यानी कि 54% हो जाएगा। वनों के अंतर्गत भूमि का हिस्सा लगभग 22% है, जो कि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक 33% से काफी कम है। क्लियर है, मतलब जो वन है, वन का परसेंट कितना है, 22% है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कि हमारे देश में 4% चारागाह भूमि है, मतलब जहां पर हम लोग पशु वगैरह चराते हैं। यद्यपि भारत में पशुओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, मतलब अगर आंकड़ा देखा जाए, डाटा देखा जाए, तो भारत में ही सबसे अधिक पशुओं की मात्रा है। ठीक है, अतः पशु संख्या के अनुपात में चारागाह भूमि कम है। मतलब अगर पशु के अनुपात में देखा जाए तो जो पशुओं को चराने के लिए जो जगह है, जो भूमि है, वह कम है। लगभग 6.2% भूमि बंजर भूमि है, मतलब 6.2% भूमि क्या है, बंजर है, जो कृषि के लिए अयोग्य है, मतलब जो कृषि के लिए मतलब सुटेबल नहीं है, मतलब इसमें कृषि नहीं होता है। इसके अतिरिक्त शेष भूमि गैर कृषि कार्य जैसे बस्तियां, मतलब उसमें गांव वगैरह है, नगर है, नदी है, तालाब है, सड़कें हैं, रेल मार्ग, मंदिर, मस्जिद इत्यादि के अंतर्गत उपयोग में आती है। मतलब जो अदरवाइज जो बच जाते हैं, जैसे कि नदी, तालाब, सड़कें, रेल मार्ग, वायु मार्ग, मंदिर, मस्जिद, बस्तियां, नगर, ये सब जो मतलब शेष जो भूमि बच जाते हैं, इसके अंतर्गत में यही आते हैं। अब जो वर्ष 1960 से 61 से वनों के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि न होने के निम्न कारण है। ठीक है, क्या क्या कारण है जिससे मतलब जो मतलब वन का जो भूमि क्षेत्र है उसमें वृद्धि नहीं हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है? देखिए इसका कारण क्या है कि भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण अतिरिक्त जनसंख्या के भरण पोषण के लिए भूमि का उपयोग किया जा रहा है। देखिए बच्चों, क्या है कि मतलब भारत में क्या हो रहा है कि जो जनसंख्या है ना बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अब जनसंख्या बढ़ेगा तो उसके लिए रहने के लिए घर चाहिए। अब जैसे दिन प्रतिदिन मॉल बन रहा है, सड़कें बन रही है, उसके बाद आपके जाके मतलब हवाई अड्डा, मतलब रेल मार्ग, मतलब सब कुछ बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि मतलब वन वाला जो एरिया है ना उसको धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। आगे क्या है कि वनों के अंधाधुंध कटाई हुई है तथा अपेक्षाकृत नए पेड़ कम लगाए गए हैं। मतलब देखिए वन का अंधाधुंध कटाई हुआ है और इसके मात्रा में बहुत ही कम मात्रा में पेड़ लगाए गए हैं। मतलब वन का जो मतलब कटाई है उसका मात्रा अधिक है और पेड़ लगाने का मात्रा कम है, तो ये भी कारण है। उद्योगों का विस्तार, खनन, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के कारण वनों का ह्रास हुआ है। मतलब इन सभी कारणों से भी क्या हुआ है, वनों का ह्रास हुआ है। नगरों, बस्तियों, सड़कों एवं रेल मार्गों के विस्तार के कारण भी वन क्षेत्र के विस्तार में कमी आई है। यहाँ पर कमी लिखेगा, ये मौ है आपका, ठीक है, कभी नहीं, कमी, यहाँ पर कमी लिखेगा। देखिए एक्चुअल में मैंने ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने खुद से नहीं लिखा, क्योंकि ये जो यहाँ पर ये जो किताब में ये जो क्वेश्चन का आंसर दिया है ना बहुत ही अच्छा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आंसर बहुत ही मस्त है, इसलिए मैंने वही आंसर को यहाँ पर रहने दिया, क्योंकि आप अगर इसी आंसर को पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन दोनों क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों? ठीक है, मतलब जो भारत में जो सौर ऊर्जा है ना इसका जो फ्यूचर है ये ब्राइट फ्यूचर है, क्यों है तो देखेंगे अभी। अथवा देकर और एक क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है, इसके क्या लाभ है। मतलब जब भी आपका अथवा का कोई भी क्वेश्चन आता है, इसका मतलब यह है कि आप या तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मतलब दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नहीं देना है। तो चलिए अभी फिलहाल अभी हम लोग एक एक करके दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे और एकदम सिंपल लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में देखेंगे। तो देखिए क्या है, पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। ठीक है, तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि देखिए क्या है कि सूर्य का प्रकाश एक ऐसा गिफ्ट है जिसके लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता है, अतः गरीब आदमी भी सौर ऊर्जा का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। मतलब देखिए जो सूर्य का प्रकाश हमें एक ऐसा उपहार मिला है, मतलब इसके लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता है। इससे क्या होगा कि गरीब आदमी भी सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है कि भारत एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग आसानी से किया जा सकता है तथा यहाँ हमें सौर ऊर्जा से अधिक मात्रा में वोल्टेज मिलेगा। मतलब भारत क्या है, एक गर्म देश है और यहाँ पर सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं और अगर हम लोग सौर ऊर्जा का यहाँ पर उपयोग करेंगे तो हमें यहाँ पर अधिक मात्रा में वोल्टेज मिलेगा।
आगे देखिए क्या है कि कोयला, पेट्रोल, एलपीजी का उपयोग एक बार करने के बाद इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है तथा यह महंगे भी होते हैं, जबकि सौर ऊर्जा का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं तथा इसके लिए हमें पैसा भी नहीं देना पड़ता है। क्लियर है? ये जो कोयला है, पेट्रोल है, एलपीजी है, ये सब क्या है, महंगे हैं। ठीक है, मतलब ये कॉस्टली है थोड़ा, और जिसका हम लोग एक बार उपयोग करके इसे हम लोग दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये जो सौर ऊर्जा है जिसका हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं और इसके लिए हमें 1 रुपया भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप जाते हैं क्या सूरज को लीजिए, सूरज चाचा आप पैसा ले लीजिए, सूरज चाचा को आप लोग पैसा देने जाते हैं? नहीं जाते हैं ना, तो बस यहाँ पर मतलब फ्री है। आगे देखिए क्या है कि सौर ऊर्जा का उपयोग कर हम बहुत सारे विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं जो तेल, गैस इत्यादि के आयात के कारण हमें दूसरे देशों को देनी पड़ती है। क्लियर है? मतलब सौर ऊर्जा का अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो बहुत सारे हम लोग विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं जो हम लोग तेल, गैस के आयात से दूसरे देशों को हम लोग को देना पड़ता है। सौर ऊर्जा का उपयोग हम खाना बनाने में, पानी को गर्म करने में, लाइट जलाने में, पंप से पानी निकालने में, दूध गर्म करने में इत्यादि रूपों में कर सकते हैं। तो देखिए सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इन रूपों में हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा अथवा में था। क्या था क्वेश्चन कि वर्षा जल संग्रहण क्या है तथा वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य एवं लाभ को लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वर्षा जल संग्रहण क्या है, फिर हम लोग इसके उद्देश्य और लाभ को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वर्षा जल संग्रहण क्या होता है। तो देखिए, वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से इकट्ठा करना तथा बाद में इसका उपयोग करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। बात समझ में आया कि जो भी वर्षा का जल है उसको हम लोग किसी भी खास माध्यम से इकट्ठा करेंगे और बाद में हम लोग इसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्षा जल संग्रहण के क्या उद्देश्य है या फिर क्या लाभ है। देखिए, अगर आपके एग्जाम में उद्देश्य पूछा जाए तब भी आपको यही लिखना है, और अगर लाभ पूछा जाए फिर भी आपको यही लिखना है। क्लियर है? तो चलिए एक करके देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि वर्षा जल संग्रहण करके हम लोग इसका उपयोग गर्मी के दिनों में भी कर सकते हैं। मतलब वर्षा जल जो भी है उसका हम लोग संग्रहण करके क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग हम लोग गर्मी के दिनों में कर सकते हैं। किसी कारण यदि किसी साल वर्षा कम हो तो हम लोग इस पानी से खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। क्लियर है? मान के चलिए कि किसी साल अगर वर्षा कम होता है तो इस पानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, खेतों की सिंचाई भी कर सकते हैं। वर्षा के दिनों में रोड जल से पूरी तरह से भर जाते हैं, अतः वर्षा जल संग्रहण करके रोड को, यहां पर जल्द नहीं लिखिएगा, जल लिखिएगा। क्या लिखिएगा? जल। ठीक है, जल। तो जल से पूरी तरह से भरने से रोका जा सकता है। क्लियर है? वर्षा जल संग्रहण करके भूमि जल स्तर बढ़ाया जा सकता है। मतलब वर्षा का जो जल है इसका हम लोग संग्रहण करके भूमि जल स्तर को भी बढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको आप एकदम कर लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये मॉडल सेट 2 का भी ये क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। और अथवा देखिए नीचे एक क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जल किस प्रकार से नवीकरण योग्य संसाधन है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है, और वहां पर मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। आप चाहे तो इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। वैसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार उपयोग करने के बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार के संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्लियर है? इस परिभाषा के आधार से देखा जाए तो जल भी एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। यानी जल क्या है, अगर इस डेफिनेशन को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें यहां से पता चल रहा है कि जल क्या है, एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। कैसे है? तो चलिए बात करते हैं। देखिए कैसे है। हम जानते हैं कि पृथ्वी में 3 भाग जल एवं 1 भाग स्थल है, और यह जल समुद्रों, नदियों, झीलों और खेतों में है। जब सूर्य का प्रकाश इस जल पर पड़ते हैं तो यह जलवाष्प बनकर उड़ता रहता है। क्लियर है? मतलब देखिए पृथ्वी में हम सभी जानते हैं कि 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल है, और ये जल आपको समुद्र में, नदियों में, झीलों में, खेतों में मिलेंगे। और जब इस जल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ से जलवाष्प बनता है और ये जलवाष्प ऊपर उड़ता है। ठीक है? फिर जब यह वाष्प ठंडे हो जाते हैं तो बादल का रूप ले लेते हैं, जिससे वर्षा होती है और यह जल फिर हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाती है, जिसे जल चक्र कहा जाता है। और यह प्रक्रिया चलते रहती है जिससे हमें पानी हमेशा मिलता रहता है। अतः जल एक नवीकरणीय संसाधन है। क्लियर है? मतलब ये जो जल वाष्प जब ये ठंडे हो जाते हैं तो बादल का रूप ले लेते हैं, और यही बादल से पुनः वर्षा होती है, और ये वर्षा से फिर पानी होता है, और ये पानी पुनः हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाती है, जिसे हम लोग जल चक्र बोलते हैं। और यह प्रक्रिया चलते रहती है जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि पानी क्या है, मतलब जो जल है वो क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। क्लियर है? देखिए अगर इसको चित्र के माध्यम से आप समझना चाहते हैं, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक नदी है,
ये हमारे पास क्या है, एक सूर्य है, तो सूर्य का किरण इस जल पर पड़ रहा है जिससे जलवाष्प बनकर ये ऊपर उड़ रहा है। जब ये ठंडे हो जा रहे हैं तो बादल का रूप ले ले रहा है और ये बादल फिर से क्या हो रहा है, पानी के रूप में बरस रहा है और पुनः हमारी पृथ्वी पर वापस आ रहा है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। बस इसी प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि जो जल है हमारे क्या एक नवीकरणीय संसाधन है। और इस चित्र को आप एग्जाम में जरूर से जरूर बनाइएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा चित्र है, आप एकदम आसानी से बना सकते हैं चित्र को। चलिए जो अथवा में था उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जो गेहूं के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां हैं वह क्या क्या होगा। ठीक है, तो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, तापमान, तापमान कितना होना चाहिए कि गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसके लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक है। देखिए अगर आप इस चीज को नहीं लिखते हैं परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल सा क्या लिखेंगे कि गेहूं के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्लियर है, आप ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि गेहूं के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ख पॉइंट देखिए क्या है, वर्षा, वर्षा कितना होना चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। गेहूं की खेती में सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है, इसके लिए वर्षा कितना होना चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए, और इसमें हमें सिंचाई भी करना पड़ता है। देखिए पहला बात, तापमान में क्या लिखेंगे कि गेहूं की खेती के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा में क्या लिखेंगे कि इसके लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, और गेहूं की खेती में हमें सिंचाई भी करना पड़ता है। मिट्टी का बात किया जाए तो गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। मिट्टी में पर्याप्त नमी और ठंडा मौसम गेहूं के फसल के लिए जरूरी है। गेहूं की फसल के पकते समय बादल रहित आकाश आवश्यक है। मतलब गेहूं का जब फसल पकता है तो उस टाइम मतलब जो आकाश रहेगा हमारा वह बादल रहित होना चाहिए, मतलब उसमें बादल नहीं होना चाहिए। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। अब ये जो देखिए मतलब जो भी मानचित्र का जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, इसको हम लोग ट्रिकी कंसेप्ट से सीखेंगे, एकदम ट्रिक से सीखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। बहुत ही जल्द उसका भी वीडियो अपलोड होने वाला है, तो मैं आपको बताऊंगा, आपको दिक्कत नहीं लेना है, आपको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर क्या कहा गया, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। पहला आपको दर्शाना है कि रेशम वस्त्र उद्योग, मतलब रेशम वस्त्र उद्योग, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वाराणसी क्या है, एक रेशम वस्त्र उद्योग है। तो आपको दिखा देना है कि वाराणसी आपका कहाँ है, तो वाराणसी आपका यहाँ तो हो क्या, आपका कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो इसी प्रकार से आपको करना है। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको वाराणसी ही लिखना है, मतलब रेशम वस्त्र उद्योग में से किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं। आपको एक तो याद रहेगा, आपको हजारों नहीं तो आपको 2-4 तो याद जरूर रहेगा, तो 2-4 में से आप कोई भी एक लिख देंगे। उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणी छोर, तो ये जो कन्याकुमारी है ये क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणी छोर है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें। यही हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है सर क्वेश्चन? देखिए हमें क्या करना है कि दिए गए भारत के मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और ये जो ख नंबर है द्वारा प्रदर्शित जगहों को पहचान कर नामांकित करें। क्लियर है? समुद्री पतन, मतलब दो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर एक जगह दिया गया है, इस जगह का आपको नाम बताना है, और यहाँ पर आपको एक जगह दिया गया है, इस जगह का नाम बताना है। तो ये जो क नंबर है इसका नाम है कांडला समुद्री पतन, और ये जो ख नंबर है इसका नाम है बंगलोर। क्लियर है? तो ये था 2 क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर हमारा भूगोल का लेक्चर खत्म होता है। अब हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।